नमस्कार। डिजाइनर न्यूज़ के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं और खासकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में जो चुनाव होने जा रहे हैं 16 सीटों पर, वे बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गए हैं। और इन उपचुनावों की खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल चंबल की 16 सीटों को लेकर यह खड़ा हो रहा है कि क्या बसपा भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी चंबल की 16 सीटों पर खासा दखल रखती है। 2008 से 2018 तक बहुजन समाज पार्टी ने हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, अपनी महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाली उपस्थिति दर्ज करवाई है। 2003-2008 में बहुजन समाज पार्टी को 11 सीटें मध्य प्रदेश में मिली हैं। वोट प्रतिशत भी लगभग 6-6.5 रहा है। लेकिन 2008 में जो स्थिति थी वो 2013 में और बेहतरीन हो गई और बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग 9 पहुंच गया। हालांकि 2018 के चुनाव में वोट प्रतिशत काफ़ी गिरा है, लगभग 5% आया है। लेकिन 2018 के चुनाव की भी अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी 3 स्थान ऐसे थे उन चंबल की सीटों में से, जोरा, सबलगढ़ और अंबा, जहां बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। और बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहां बहुजन समाज पार्टी को 20 से लेकर 35% तक का वोट मिला था। तो क्या इस बार भी बहुजन समाज पार्टी लगभग 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है? ब्यावरा में उम्मीदवार घोषित करना बाकी है और मायावती जी ने कहा है कि वे पूरी ताकत से, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति कांग्रेस के लिए ज़्यादा परेशानी वाली है और भाजपा निश्चित रूप से इस बार राहत महसूस कर रही है, क्योंकि पिछली बार माइका लाल, किस माइका लाल में दम है वाला जो बयान था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसने एक तरह से सूपड़ा साफ कर दिया था ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का। और इस बार बसपा के होने से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एडवांटेज में है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और वरिष्ठ वकील केपी गनगोरे जी मौजूद हैं, जो दलितों और वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उनके अनेक मुकदमे लड़ते रहते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण परिवेश के नेता हैं नारायण पटेल, वरिष्ठ नेता हैं और अभी इन दिनों सावेर की व्यस्तता के बावजूद हमारे साथ यहाँ बहस करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के सचिव, प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव भी मौजूद हैं, जो इन दोनों लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायतें कर रहे हैं और शायद ही ऐसा दिन कोई जाता हो जब वो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा ना खटखटाते हो। तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता का समय था खासतौर पर पटेल साहब के लिए और यादव जी के लिए, उसके बावजूद वो हमारे स्टूडियो में आए। आप तीनों का धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल मैं गनगोरे जी आपसे करना चाहता हूँ कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो चंबल में काफ़ी असर रखती है, चंबल संभाग की 16 सीटों पर, दिल्ली में तो आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप अपनी चुनाव लड़ाते हैं अपनी 27 सीटों पर, तो भाजपा को फायदा ज़्यादा होगा, कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी देश की एक तीसरी सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसका देश में अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को पूरी तरह लागू करने को लेकर है। और जब से ये देश का संविधान लागू हुआ है तब से ज़्यादातर देश में कांग्रेस की सरकार रही है, परंतु देखने में आया है कि कांग्रेस ने देश के संविधान को पूरी तरह लागू नहीं किया है। उसके बाद में कांग्रेस की जब सत्ता गई तो भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी के आने से भी दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को और अल्पसंख्यक लोगों को और अपर कास्ट के जो गरीब समाज के लोग हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसको लेकर के मान्यवर काशी राम जी ने फिर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। और बहुजन समाज पार्टी कभी भी कांग्रेस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल इस वंचित समाज को ऊपर उठाने के लिए और उसका खुद का एक अपना अस्तित्व है। नहीं देखिए, कांग्रेस, गनगोरे जी, ये सिद्धांत की बात तो ठीक है, आपने इतिहास बता दिया, सिद्धांत बता दिया। हम प्रैक्टिकल बात करें, जब भी बहुजन समाज पार्टी के वोट बढ़ते हैं वहां
कहीं ना कहीं जो आपका जो वोट बैंक है, वंचित तबका जिसको आप कह रहे हैं, या अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक जो आपके साथ है, जो छोटी जातियों का वोट बैंक आपके साथ है, वो जातियों का वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक भी, आप दोनों का वोट बैंक एक है। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक सर्व समाज है। सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है और बहुजन समाज पार्टी का वोट पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में है और एक समान रूप से फैला हुआ। ये बात सही है कि अभी अगर चंबल संभाग का अगर देखें तो जब से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी वहां पर पे 35 और इवन 40% तक के वोट जो है हासिल की है। और जिन सीटों पर अभी वर्तमान में चुनाव हो रहा है वहां पर अगर पिछला अगर इतिहास देखें तो 11 सीट लगभग हर वो 11 सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी विजय हासिल कर चुकी है, कभी ना कभी चुनाव जीत चुकी है। और कांग्रेस ये लोगों में रिमोर फैलाने की कोशिश करती है कि बहुजन समाज पार्टी खड़ी हो गई इसलिए हम चुनाव हार गए। अब ये एक सवाल हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा चुनाव क्यों लड़ती है, हर जगह क्यों लड़ती? क्योंकि वहां बसपा का जो है अपना एक जनाधार है, लेकिन बसपा के वोट काटने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। वो मध्य प्रदेश में दूसरे अन्य राज्यों में जहां जहां भी उनकी सरकारें हैं वहां पर भी वो अपना जोर नहीं लगाती है। और यही कहना, हमारा भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी वहां लगाए ताकत जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, परंतु वहां वो अपनी ताकत नहीं लगाती है। और रहा सवाल 28 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने का, तो बसपा हमेशा जो है इस देश में समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए लगी हुई है। और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस बार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में एक नया विकल्प देने जा रही है। आपके एक विधायक हैं राम भाई, उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे 7 विधायक 8 विधायक जीत गए तो हम 8 विधायक पे ही सरकार बना लेंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। देखिए ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों की नेता हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी चुनाव के बाद में जब कभी भी कोई निर्णय होता है तो वे वो निर्णय लेती हैं। राकेश यादव, आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लड़ने से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोशिश की अंदरूनी खाते में कि बहुजन समाज पार्टी ना लड़े, कम सीटों पर लड़े। ये आपने 2018 में भी की थी, आपकी और मायावती जी के बीच में खूब दोनों की बातचीत हुई, कमलनाथ जी की व्यक्तिगत तौर पर मायावती जी से बात हुई 2018 में भी हुई थी, लेकिन बाद में आप लोगों के बीच में सीटों का समझौता नहीं बैठा और दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। अब भी ये कोशिश की गई थी कि चंबल संभाग में, चूंकि ये बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है, शिवराज वर्सेस कमलनाथ वर्सेस सिंधिया, ये बहुत ही प्रतिष्ठा का चुनाव है, तो मायावती जी को समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा पार्टी साबित हो सकती है। क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनाव में आने से आप लोगों को कहीं खतरा है कि बीजेपी 2 की लड़ाई में फायदा उठा लेगी? देखिए, 2018 का आपने चुनाव देखा है, जब बहुजन समाज पार्टी का आप ही ने बताया कि 5% वोट आया है। पुराना रिकॉर्ड आप छोड़ दीजिए, तो 70 साल का कांग्रेस का भी है कि कहाँ कितने वोट लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी से 18 में भी हमने कोई समझौता नहीं किया था और ना ही इस उपचुनाव में कोई कोशिश की गई है कि बहुजन समाज पार्टी या उनकी नेता मायावती जी से बात की जाए। इस बार हमारा जो एनालिसिस है, ये 2.5% से ज़्यादा वोट ले जाने की स्थिति में नहीं है बहुजन समाज पार्टी, जो किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकती है। 18 के चुनाव में 5 सीट ऐसी थी जिसमें मुरैना, अशोकनगर, मुंगावली और जोरा और सबलगढ़, अंबा, कुछ सीटों पे 20,000 से 21,000 तक वोट लिए हैं और कुछ जगह 1 या 2 जगह वो सेकंड नंबर पे रहे, 3 जगह दूसरे नंबर पर है। अब ये जो स्ट्रेटजी है इस बार कांग्रेस की चुनाव लड़ने की, ये जो स्थिति बनी है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है लोकतंत्र को बचाने का है। उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी बात, जितने भी बीएसपी के वहाँ कार्यकर्ता थे, जितने भी बीएसपी के नेता थे, वो कहीं ना कहीं चंबल संभाग से मैक्सिमम नेता जो जनाधार वाले थे वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए, कांग्रेस में आ गए, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक ही विचारधारा, एक ही दिशा में चलना है, दलितों का मान सम्मान बढ़े, उसके लिए कांग्रेस आज़ादी से लेकर आज तक काम करती आई है। वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वोट बटेगा और कहीं भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो एक तरह से बागियों की जीत होगी और प्रागीलाल जी आ गए हैं, सुरेश राजे आ गए हैं, सारे नीचे के बेस कार्यकर्ता, बहुत सारे बेस कार्यकर्ता आ गए हैं। लेकिन बसपा का जो मतदाता है वो व्यक्ति को देखकर वोट नहीं देखता, वो काशीराम को देखकर वोट देता है, वो मायावती को देखकर वोट देता है, वो हाथी। और उनका तो नारा है, एक जमाने में नारा दिया था करेरा में, मोहर लगेगी हाथी पे वरना गोली पड़ेगी छाती पर, ये करेरा का नारा था। वो जमाना गया जब
बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी की थी, उस समय वो नारे चलते थे। ये मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी है जिन्होंने जीते जी अपने खुद के पुतले लखनऊ में लगवा रखे हैं काशीराम जी के साथ और अंबेडकर जी के साथ। आप देखेंगे तो पता चलेगा, कल परसों इनकी जयंती थी। तो ऐसे पहली नेता हैं इस देश की जिन्होंने जीते जी अपना पुतला बना के लगाया और उसका वो स्वागत करवाती हैं। तो ये पार्टी अब सिर्फ पैसे की पार्टी बची है, सिर्फ लेन देन की पार्टी बची है। जो पैसा लेकर टिकट देती है तो काशीराम जी भी घोषणा करते थे पहले, लेकिन अब तो बहुत अधिकृत रूप से है कि जिसको टिकट कहीं नहीं मिलता वो बीएसपी के पास जाए, पैसा दे और टिकट ले ले और वोट काट ले या उसका मैं सौदा कर नारायण ले। पटेल जी के पास आऊंगा, लेकिन पहले उसके पहले इस आरोप का जवाब लूंगा, आपकी पार्टी पैसे देकर टिकट लेती है। ये तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये काम करती हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी भी ऐसा काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा उम्मीदवारों की योग्यता पर ध्यान रखती है कि ये उम्मीदवार जीतने लायक कितना है, टिकाऊ कितना है। बहुजन समाज में इसके आपके बहुत सारे नेता, मैं मेरे को नारायण पटेल साहब के पास भी आना, आप दोनों से बात हो रही है। आपके बहुत सारे नेता, चाहे वो सखवार हों, चाहे वो प्रागीलाल जी हों, वो सब बहुत सारे नेता जो है इस वक्त कांग्रेस में चले गए। नहीं, कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी में आ गए हैं। और जो ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है, जैसे इन्होंने कहा कि इनके जो विधायक चले गए 27 और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, तो ये कोई दूध के ढिले नहीं है। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो 2 बार इन्होंने समर्थन लिया राजस्थान में और 6 विधायकों से समर्थन लिया, लेकिन ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 15 निर्दलीय विधायकों को नहीं तोड़ा, इन्होंने 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ा। इसके पहले वो 2008 में मध्य प्रदेश में भी कर चुके हैं और ये मध्य प्रदेश में भी कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार को 11 विधायकों में 1993 में समर्थन दिया। 98 के 11 विधायकों ने बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। मतलब बहुजन समाज पार्टी केवल कांग्रेस को जिताने के लिए काम करे और देश में अंबेडकरवाद को फैलाने का काम कांग्रेस नहीं करेगी, वो काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाई गई है क्योंकि कांग्रेस वो काम नहीं कर पा रही है और आज ये मौका आ गया है हम लोगों को। मैं तो कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के मतदाता भाइयों को, बहनों को कि वे इस बार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को सबक सिखाएं और बहुजन समाज पार्टी को इतनी सीटें दे दे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सीटें मिलेगी? 27 भी जीत लोगे तो 30 ही हो गए। नारायण पटेल साहब, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं दोनों के बीच की एक बहस थी। थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आप जरूर हैं इस बार, क्योंकि इस बार एक तो वो मुद्दा नहीं है माइका लाल, जो शिवराज जी से एक बड़ी गलती हो गई थी उस समय, माइका लाल, उसने बहुत बड़ी कीमत आपको चुकाई और आप सरकार में नहीं आ पाए। दूसरी, इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी के लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार हैं। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से आप थोड़ा कंफर्टेबल जोन में दिखाई दे रहे हैं चंबल संभाग में, वो फूल सिंह बरैया का एक भाषण है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो सवर्ण लोग हैं ये आयातित लोग हैं, ये बाद में आए हैं, पहले तो यहाँ का दलित यहाँ का मूल निवासी है और अंग्रेजों बाद में आए थे, पहले सवर्ण आए थे, इसलिए अंग्रेजों से पहले सवर्णों को निकालना चाहिए और एक एक सवर्ण पर 6 दलित बैठ जाएंगे और उसको मारेंगे। ये फूल सिंह बरैया का बयान चल रहा है, सीडी चल रही है। कहीं ना कहीं इससे आपको लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है क्या? चंबल संभाग में बहुजन समाजवादी पार्टी की उपस्थिति से आप कंफर्ट जोन में हैं? निश्चित रूप से हैं, लेकिन मैं गनगोरे जी की एक बात से बहुत सहमत हूं कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने शोषित और वंचितों का दुरुपयोग किया, उनको सिर्फ वोट बैंक माना और उनका उपयोग किया वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। और ये परिस्थिति बनी कि बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी या राजद जैसी जातिवादी पार्टियों का प्रादुर्भाव और उदय इस देश में हुआ, जो देश के लिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक यहाँ मध्य प्रदेश के उपचुनाव का सवाल है, इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो देखेंगे कि ये चुनाव इसलिए कराने पड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी और धोखाधड़ी जनता के साथ की थी, और विशेषकर उन शोषित वंचित लोगों के साथ भी, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी की संबल योजना को बंद किया, लाडली लक्ष्मी योजनाओं को बंद किया, बेरोजगारों को धोखा दिया, किसानों के साथ ऋण माफी में धोखा दिया। मैं बहुजन समाजवादी पार्टी में आपको केंद्रित रखना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस पृष्ठभूमि के कारण से ये चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उस पृष्ठभूमि में यहाँ का शोषित वंचित समाज समझ गया है और वो बहुजन समाज पार्टी को भी और न कांग्रेस को, दोनों को वोट न देते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और शिवराज सिंह चौहान जी के सुशासन का जो चंबल की सीट पर आपका जो उम्मीदवार है वो मूलतः आपका कार्यकर्ता नहीं है,
वो आया हुआ कार्यकर्ता है सिंधिया जी के साथ, और आपका कार्यकर्ता जो है वो जो लड़ता रहा है वो इनसे भी लड़ता रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी से भी लड़ता रहा है, कांग्रेस से भी लड़ता रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अभी बड़ा मुद्दा ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वहाँ वोट बैंक है, जिस कम से कम जैसा कि गनगोरे साहब कह रहे थे कि 11 सीटें ऐसी जो कभी ना कभी वो जीते हैं, 3 सीटें ऐसी है पिछली बार जिसमें वो दूसरे नंबर पर रहे, 7 सीटें ऐसी है जिसमें वो तीसरे नंबर पर रहे, उसके 15 से 20 हजार वोट हर सीट पर है। ये 20,000 वोट जो हैं, जो उसको मिलते ही मिलते हैं हर चुनाव में बसपा को, ये 20,000 वोट का खेल क्या होगा, क्योंकि अब चुनाव बहुत नेक टू नेक फंसा हुआ है। आपने अभी बताया कि 2013 के बाद के 2018 के चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक घटा है, 5% आया है। वो घटना है, ये ट्रेंड है कि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान की जो सुशासन, इनके वंचित शोषित समाज की नीतियों उन्होंने समझा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी दरकिनार हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस ने एक धोखा दिया था कि बताया छोकरा और थमा दिया डोकरा, और माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उस क्षेत्र में, और उनको उनकी जो अच्छी योजनाएं थी या उनके जो वादा खिलाफी थी, उन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, इन्होंने नहीं माना और उनको परिस्थितिवश ये तक कह दिया गया कि सड़क पर आ जाए भले, अपनी पार्टी को, उनको पार्टी बदलना पड़ी और उनने वही शोषित वंचित और किसानों के हित में उन्होंने पार्टी बदली, और आज डंके की चोट पर वो उनकी जोड़ी शिवराज सिंह जी के साथ इनके ऊपर दोनों पार्टियों पर कहर ढाएगी और भारतीय जनता पार्टी 28 में से 28 सीटें जीत रही है। प्रचंड बहुमत के साथ शिवराज जी की सरकार आगे भी जारी रहेगी और दोनों पार्टियां मुंह की खाने पड़ेगी। राकेश यादव जी, जो आपके एक उम्मीदवार है भांडेर से, फूल सिंह बरैया जी, पहले बसपा में रहे, समाज लोक जनसंघ जो पार्टी थी अपने रामविलास पासवान की लोसजपा उसमें भी रहे, लोजपा उसमें भी रहे, और भाजपा को छोड़ के सब पार्टियों में रहे। फूल सिंह बरैया मुझे तो याद नहीं है कि भाजपा में रहे, लेकिन वो बसपा में भी रहे और उनने खुद की भी पार्टी बना ली। अब वो फूल सिंह बरैया ये कह रहे हैं कि जो है एक सवर्ण के ऊपर 6 दलित बैठ जाएंगे। आपकी पार्टी के उम्मीदवार है, आपकी पार्टी से अभी तक उसका कोई खंडन, आपकी पार्टी ने उनके बयान से अभी तक अपने आप को पृथक नहीं किया है। क्या ये कांग्रेस का बयान है? नहीं, कांग्रेस का बयान नहीं है, ये पुरानी कोई सीडी है जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे। पुरानी सीडी है, बोलने वाला तो फूल सिंह बरैया है जो आपका उम्मीदवार है। हाँ, विचार तो वही है उस आदमी के। अब विचार तो सिंधिया के भी कांग्रेस ही हैं, फिर आज हाथ क्यों जोड़ के खड़े शिवराज जी, क्यों उसको पैर पड़ रहे हैं सिंधिया के? वो तो बेसिक कांग्रेस ही है, उसका डीएनए कांग्रेस ही है। आज गद्दारी करके भागा, लेकिन फूल सिंह बरैया गद्दार नहीं है। फूल सिंह बरैया सिंधिया जैसा गद्दार नहीं है, इसलिए फूल सिंह बरैया योग्य हैं, चुने जाएंगे। कांग्रेस ने टिकट दिया, अगर गद्दारी करी होती तो सिंधिया के समकक्ष फूल सिंह बरैया गद्दार नहीं है, इसलिए उनको ये कहने का हक है कि एक सवर्ण के ऊपर 6 दलित बैठ जाएंगे। देखिए, ये बयान आज आप 15 साल पुराना बयान कोई निकाल के आप चलाते हैं उसकी सीडी और बोलते हैं कि आज फूल सिंह बरैया का बयान है, तो ऐसे बयान तो नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत हैं, अमित शाह जी के, सबके बयान है। ऐसे सिंधिया के बयान है, नरेंद्र मोदी को लेकर हंसते थे, उनकी मिमिक्री करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आती? उनके जूते चप्पल उठा रहे हैं। वही सिंधिया जो 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी को बोलता था कि इसने देश बर्बाद कर दिया है, ये देश को कंगाली के कगार पे ले आया, आज वो उसके जय जयकार कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ये बात में पॉइंट तो है कि आप 2 महीने पहले जो कहते थे 2 महीने बाद कुछ और कहने लगे। ये बात ठीक है कि डीएनए उनका भाजपा ही रहा होगा, जनसंघ का रहा होगा। खुद माधवराव सिंधिया 1971 में, माधवराव सिंधिया गद्दार नहीं थे, गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया है। माधवराव सिंधिया गद्दार नहीं थे, उन्होंने वैचारिक समझौता नहीं करा, उसके बाद आने के बाद वो कभी नहीं गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन क्या ये जो डीएनए ने बदल जाता है और आपकी पार्टी को भी अब कहीं ना कहीं गले उतारने में तकलीफ तो आ रही है? मेरा राकेश सिंह जी से एक प्रश्न है जी कि सिंधिया जी ने जी 3 तलाक और धारा 370 हटाने का समर्थन किया था, वो कांग्रेस की नीति के विपरीत थे। वो हमारे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समय हमेशा वो परिवार निकट रहा है और पूरा परिवार संपूर्ण सिंधिया जी को छोड़ उस समय कांग्रेस में थे। लेकिन क्या फूल सिंह बरैया जी को यह अनुमति देती है कांग्रेस? वो फूल सिंह बरैया खुद 6 महीने पहले का ये स्टेटमेंट बता रहे हैं कि मेरा है, जबकि ये कह रहे हैं कि 15 साल पुराना है। 6 महीने का नहीं है, बहुत पुराना, वो नहीं बता रहे। आप बयान बता दीजिए चला के, अगर उन्होंने बोला तो। बिल्कुल नहीं, गलत है। देखिए, झूठ बोलेंगे वो सच साबित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। समाज को बांटना, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं करती कांग्रेस। अगर कांग्रेस करती होती तो 70 साल कांग्रेस राज नहीं करती, 70 साल तक कांग्रेस का राज नहीं होता। आपने जो करा है यूपी में भी जो घटना हुई है, ना तो बीएसपी थी। ये गद्दार की बात जहां तक है, प्रेमचंद गुड्डू गद्दार नहीं होंगे, वो नहीं है गद्दार, क्योंकि वो चुने
हुए विधायक भागे नहीं थे, वो गद्दार नहीं है। चुन के जो भागा है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से गए, वो गद्दार नहीं है। वो हमारे यहाँ विधायक नहीं आया, मेरा विधायक नहीं आया, कांग्रेस में विधायक नहीं आया। बिल्कुल उधार के उम्मीदवार आपके, एक भी उम्मीदवार आपका नहीं है। आप 25 नेताओं के हाथ में आत्महत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ। एक शिवराज सिंह चौहान ने 25 लोगों का कैरियर खराब कर दिया विधानसभा में। नहीं गणगौर साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पहली बात तो मैं नहीं गणगौर साहब, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल है कि जो भरैया ने कहा कि भाई ये सवर्णों को पहले जाना चाहिए देश से, अंग्रेजों से पहले, और एक सवर्ण के ऊपर 6 दलित। देखिए, मैं इस बात को, पहली बात तो ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो किसी जाति और धर्म को लेकर के नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआत में मंदिर मुद्दे को लेकर के, धारा 370 को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर के जो हिंदूवादी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के अपनी पार्टी का शुरुआत की थी, और आज वही पार्टी जो है वो सर्वधर्म समभाव की बात कर रही है। तो ये तो मुझे लगता है कि वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत कार्य। और जहां तक आप मान्यवर काशीराम साहब के बारे में अगर कोई बात कह रहे हैं तो ऐसा एक भी कोई दस्तावेज बता दीजिए जिसमें मान्यवर काशीराम जी ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रकार का कोई भी, ये बसपा का नारा नहीं था, ये DS4 का नारा नहीं था, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ये है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन हिताय। और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार, जो तीसरी जो सरकार इसीलिए गई थी कि एक ब्राह्मण समाज के ऊपर जो है यूपी में एक वहां का एक बहुत बड़ा गुंडा वहां पे वो ब्राह्मण समाज की जो महिला को उन्होंने तालाब में जो है मगरमच्छ को जिंदा खिला दिया था। लेकिन बहन जी ने कहा कि मेरी सरकार आज जाती है, कल जाती है तो आज चली जाए, लेकिन मैं अपने राज्य में किसी भी धर्म और जाति के किसी भी सदस्य के खिलाफ कुछ भी अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगी। मैं भले ही पूरे जीवन मुझे बिना सरकार के रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी नीति से कोई समझौता नहीं करूंगी। और आज भी बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी, कल उनका आप ट्वीट देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का किसी भी जातिवादी मानसिकता वाले या किसी भी ऐसे लोग जिनसे जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनसे बसपा का कोई संबंध नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बसपा कभी इन अगर लोगों इस तरह से मेकओवर हो गया है, पूरा पार्टी का पूरा चरित्र ही बदल गया, पार्टी का पूरा DNA बदल दिया है। देश में इट्स वंडरफुल समाज का स्थापना करना चाहती है। परिवर्तन अगर आप कह रहे हैं देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जो पार्टी बनाए हुए संविधान को लागू करना चाहती है, जिसमें हर व्यक्ति को किसी भी जाति धर्म का उसको बराबर से न्याय मिले, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा है। सारे लोगों ने बनाया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था, संविधान पूरी सभा ने काम किया था। लेकिन राकेश यादव जी जो उपस्थिति है 16 सीटों पर, चंबल संभाग में जो इनका असर है, जो इनको वोट मिलता है 18% तक 32% तक इनको कई सीटों पे वोट मिला है, जो 15 से 20 हजार वोट इनका सॉलिड वोट बैंक आज भी है, जो पिछले 2018 के चुनाव में भी इनको कुछ सीटें ऐसी हैं जहां इनको 15,000 20,000 वोट मिला है 16 सीटों पर। ये 20,000 वोट इस नेक टू नेक लड़ाई में, इस फंसे हुए चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रखेगा, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, अभी का जो चुनाव है, अगर ये आम चुनाव होते जैसे 2018 के थे तो ये वोट प्रतिशत बहुत महत्व रखता, जो कि 5% भी होता तो भी महत्व रखता। लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव सीधे सीधे जनता और उन 25 कैंडिडेटों के बीच का है जिन्होंने कांग्रेस की एक चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र की हत्या करके गिराया। चुनाव का मुद्दा अभी विकास का एजेंडा नहीं है, चुनाव का मुद्दा ये नहीं है कि आगे आने वाला भविष्य मध्य प्रदेश का क्या है। मुद्दा ये है कि जो एक चुनी हुई सरकार जो 11 महीने तक सही काम कर रही थी, उसको किस वजह से गिराया गया है? सिर्फ इस वजह से कि कांग्रेस के कुछ लोग धोखा देकर चले गए। किस वजह से गिराया गया सरकार को? नारायण पटेल, मैं एक मिनट बात तो पूरी कर लूं। नहीं, आप जी थोड़ा नारायण पटेल जी से। मेरा पहले भी ये कहा है कि ये सरकार वादा खिलाफी और धोखाधड़ी की सरकार थी। कौन सी वादा खिलाफी, कौन सी धोखाधड़ी, वो बताइए। कहां करा? किसानों के लिस्ट दी हमने, पूरा कर्जा माफ हुआ है, भ्रष्टाचार की जड़, लाडली लक्ष्मी योजना भ्रष्टाचार की जड़, संबल भ्रष्टाचार है। बिल्कुल आपके मंत्री मान चुके हैं, संतुष्ट नहीं थे, पूरे भ्रष्ट लोग थे। संबल योजना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पैसा देते थे, लाडली लक्ष्मी योजना भ्रष्टाचार का ठीकरा था पूरा, उनको बंद करा, उनको पकड़ा, उसका मुकदमा दर्ज हुआ। राकेश जी, विधानसभा में आपने माना ना, इनके मंत्री ने माना, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। आपके मंत्री ने माना, आपका मंत्री झूठ बोलता है, त्रुटि को जो झूठ बोलता है मंत्री, आपका मंत्री झूठ बोलने वाला है, झूठ बोलता है ऑन रिकॉर्ड। जो काहे की ट्रुथ अधिकारियों ने की थी, मंत्री बोल रहा है। आपके कमल पटेल का कर्जा माफ, आप किसानों पे बात कर दिए, बदले मत, बात मत बदली है।
बात मत बदलिए। आपके कमल पटेल का कर्जा माफ हुआ है ना, उनके भाई का माफ हुआ है, उनकी माँ का माफ हुआ है, कैसे माफ हुआ है? आप झूठ बोलते हैं। 15 साल में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी आपके यहाँ, शिवराज सिंह चौहान किया। हमारे विधायक अगर भाग गए, उनने धोखा दिया, उसकी सजा जनता देगी। उसके भारतीय जनता पार्टी को खरीदने वाला। राकेश जी, सिक्के तो आपके खोटे थे, बिल्कुल मान रहे हैं। फिर आप इनको क्यों दोष दे रहे हैं? मैं कहां दोष दे रहा हूं? परखने वाले क्यों दोष दे रहे हैं? देखिए, बिकने के लिए आपके लोग खड़े थे ना, बिकने के लिए मेरी बात सुनिए। हमारे घर में अगर खोट थी, हमने उस खोट को बाहर निकाल के फेंक दिया। वो छोड़ के गए। हाँ, छोड़ के गए, चलिए हमने तो बाहर निकाला। उसके बाद क्या? उसके अरे आखिरी तक मनाने गए मानसेर होटल में, उठा के कौन गया? जीतू पटवारी हमारा वो धर्म था, जीतू पटवारी वो हमारा धर्म था, वो हमारा धर्म था। सूटकेस उठा के लाए। हम पैसे देने नहीं गए, हम पैसे देने नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी जैसे बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए, सूटकेस उठा रहे थे, सूटकेस नहीं उठा रहे थे, दे नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सूटकेस दे रही थी। यही बात मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने फुटबॉल बना के रख दिया है। जनता कांग्रेस को मौका देती है तो कांग्रेस भी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है। फिर उससे जो है कांग्रेस से नाराज हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, और भारतीय जनता पार्टी से नाराज होने के बाद वो वापस कांग्रेस से जाए। मेरा ये कहना है कि तीसरे विकल्प 9% आपको मिला वोट, 9% मिला आपको 2008 में जी। आप 18 में 10 साल में 5% पे आ गए। क्यों वोट गिर रहा है? देखिए, ये घटत बढ़त कोई वो काम नहीं है। मतलब ये कोई मतलब ऐसा नहीं है। मतदाताओं की उस समय नाराजगी हो सकती थी, लेकिन अब वो नाराजगी आज का आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने संगठन को बहुत मजबूती से इस बार तैयार किया है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार बहुजन समाज पार्टी चमत्कारिक परिणाम देने जा रही है। 16 में से कितनी सीट जीत जाएगी? बहुजन समाज पार्टी अपने अंक और संख्या कभी ओपन नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो है जनता के बीच में अपनी बात को सारे बड़े नेता आपके सुरेश राजे, प्रागीलाल जाटव, सखवार, अजब सिंह, इनको बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बकायदा पहले पार्टी से निकाला गया है, पार्टी से इनको निष्कासित किया गया है। और जिन फूल सिंह बरिया जी को आप बता रहे हैं, वो उनको भी पार्टी से बहुत पहले निकाला जा चुका है। उनको जबरन उनका बीएसपी से नाम जोड़ा जाता है। उनका बीएसपी से पिछले 17-18 सालों से कोई ताल्लुकात नहीं रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता रहे, कांग्रेस के भी नेता रहे, लोक जनशक्ति के भी नेता रहे, और दूसरी पार्टी भी उन्होंने स्वयं की 2 पार्टियां बनाई उन्होंने, लेकिन उससे भी उनको जो है वो नहीं मिला, तो आज वो कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। बसपा तीसरा विकल्प देने जा रही है। बस मैं ये कहना चाहता हूं। आपसे आखिरी कमेंट, ये 27 सीट पे लड़के कैसे विकल्प देंगे, देश की जनता समझे। मैं तो सिर्फ आखिरी सवाल ये करना चाहता हूं कि माइका लाल का मुद्दा, जिसने पिछले चुनाव में आपकी सरकार गंवा दी थी, वो माइका लाल का मुद्दा अभी भी चंबल में जिंदा है या नहीं, या वो सवाल जो सवर्ण जिसके बाद से आपसे नाराज हुए थे, वो सवर्ण क्या वापिस आपकी तरफ आ रहे हैं चंबल में? निश्चित रूप से कोई मुद्दा नहीं है, और ऐसा कोई मुद्दा पहले भी नहीं था। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार की बात की कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जो पार्टी 92 बार आजादी के बाद 92 टाइम्स चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देती है, वो राजनीतिक दल अगर लोकतंत्र की बात करे, आपातकाल लगाने वाली पार्टी लोकतंत्र की बात करे तो शर्म आती है। और भाई साहब ने जो बात की कि ये फुटबॉल बनाते हैं जनता को, इनका तो कहना है कि हमको मजबूत सरकार ही नहीं चाहिए, हमको तो मजबूर सरकार चाहिए। इनका तो नारा है, ये तो मजबूर सरकार चाहिए। ये तो लोकतंत्र के मामले में लोकतांत्रिक पार्टी काशीराम उस समय कहते थे, काशीराम जी कहते थे वो उस समय, लेकिन इन्होंने भी पूरा फायदा उठाया। आज इनके चुने में 6 विधायक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठे। मेरा आखिरी में ये कहना है, उनके 2 विधायक अभी आपकी गोदी में, इनके 2 विधायक अभी आपकी गोदी में किया है। उनका मध्य प्रदेश में मंत्री पद से नवाजा नहीं है। मेरा ये कहना है कि दोनों के वोट बैंक एक हैं, दोनों के चुनाव लड़ने से और बहुत अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में भाजपा दोनों मध्य प्रदेश में आपके 2 विधायक शिवराज जी को समर्थन क्यों दे रहे हैं, अगर आप भाजपा के खिलाफ हो? जहां तक ये अभी बहुजन समाज पार्टी ने जो एक विधायक हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया हुआ है। ये आपको जानकारी में रामबाई को, ये आपको पार्टी की ओर से आपको जानकारी मिल गई होगी। बहुजन समाज पार्टी अपने किसी भी प्रकार के अगर कोई अनुशासनहीनता होती है देश में, अगर कहीं भी कोई अनुशासन अगर कहीं किसी पार्टी में नजर आता है तो वो बहुजन समाज पार्टी में नजर आता है। उन्होंने अपने विधायकों पर कार्रवाई की है। इसलिए अब मेरा आपसे ये कहना है कि
आज देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है, वो कांग्रेस भाजपा के झूठे वादों में नहीं आएगी और देश में, प्रदेश में तीसरा विकल्प देने जा रही है। बसपा मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने जा रही है और बसपा के बगैर मर्जी के या बसपा के समर्थन के बगैर ना तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी, ना भारतीय जनता पार्टी बहुत सरकार धन्यवाद बना आप पाएगी। तीनों का इस डिबेट में भाग लेने के लिए। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी कितना असर डाल पाएगी इस चुनाव में, भले ही गुनगुनो साहब कह रहे हैं तीसरा विकल्प बनने की बात, लेकिन फिलहाल चंबल संभाग में जरूर है कि उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा रहा है और वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने में सक्षम है। तीसरा विकल्प बनना अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल 16 सीटों पर राजनीतिक समीकरण बहुत हद तक बसपा पर निर्भर करते हैं। वक्त बताएगा, मतदान के बाद मतगणना के जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद साबित होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने और नोटा ने किसका खेल बिगाड़ा है और किसका खेल जमाया है। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।